वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। जैसा कि आपके सामने है 21 अक्टूबर करंट अफेयर का सेशन, और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, और उनके साथ ही हम स्टैटिक जीके भी उस स्टेट का या उस कंट्री का साथ में हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सभी क्वेश्चंस को बेटा नोट करते हुए चलना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं वैसे ही मैं आज भी कहूंगा, सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए चलना है। जो बातें मैं यहाँ लिखवाऊंगा वो भी, और जो मैं सिर्फ बोलूंगा वो भी आपको नोट करनी है, क्योंकि पेपर इसी तरह से आ रहा है बेटा, करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, और ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। विशेषकर बेटा दिल्ली पुलिस के लिए जो क्लासेज हैं वो क्लासेज मैंने स्टार्ट कर रखी, विशेषकर अभी फिलहाल, क्योंकि अगले महीने से दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, पेपर है, वो स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। और आजकल दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, रेलवे का हो गया, DSSS का हो गया, ये सारा इनका पैटर्न सेम ही आता है, जीके सब में सेम आती है बेटा। कोई बच्चा एसएससी सीजीएल का है, कोई DSSS का है, तो ये ना सोचे कि हमारा नहीं है, बिल्कुल आपका है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि बेहतरीन जीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सबके लिए ये क्वेश्चन होंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शतरंज के तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? ठीक है ना, देखो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये किस खिलाड़ी की है? ये भारत के ये कौन से खिलाड़ी हैं और ये हैं कौन हैं, बता सकते हैं? ये जो तस्वीर है बेटा, ये आंसर है ऑप्शन ए, कार्तिकेन मुरली। कार्तिकेन मुरली है बेटा, ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु। तो बेटा तमिलनाडु के हैं ये खिलाड़ी, और ये तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने नंबर 1 प्लेयर को हराया है, तीसरे बने कार्तिकेन मुरली। अब हमारे जो फर्स्ट जो थे शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर जो बोले जाते हैं शतरंज में, जो विश्वनाथन आनंद जो बोले जाते हैं ना, अभी ये तीसरे बने हैं कार्तिकेन मुरली, जिन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को बेटा अभी हरा दिया। विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी जैसे कि आप यहाँ सामने दिख रहा है, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ये जो नाम है, ये कहाँ के हैं बेटा? ये है नॉर्वे के। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। शतरंज जो गेम है, चेस जो गेम है हमारा, वो चेस गेम की शुरुआत कब से हुई थी बेटा? मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो अभी तो बोला जाता है कि चेस की खेल की शुरुआत यूरोप से हुई, कुछ बोलता है चाइना से हुई, है ना। मैं आपको बताऊं, शतरंज खेल की शुरुआत बेटा इंडिया से हुई थी, जब इसको यहाँ पर चतुरंग बोलते थे। क्या बोलते थे? चतुरंग। चतुरंग जो हम चौपड़ पासा हमारे टाइम में, हमारे यहाँ महाभारत के समय में भी जो खेला जाता था, है ना, वही उसी तरह से ये चेस का गेम था, फिर चतुरंग नाम हुआ, फिर हमारे यहाँ से ये आगे यूरोप तक फैला। यूरोप है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, फिर घूम कर ये हमारे देश में वापस आता है, तो फिर दोबारा घूमकर हमारे देश में वापस आता है, तो नाम क्या रखा जाता है? चेस। अभी इसको चेस मानते हैं ना, जिसमें 64 खाने होते हैं। कितने खाने, कितने इसमें ग्रुप्स होते हैं? 64। ठीक है ना बेटा। तो चतुरंग नाम होता था कभी पहले इसका, भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी विश्व के नंबर 1 जो प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, ये बेटा नॉर्वे के हैं। तो अभी इनको हरा दिया है किसके द्वारा? कार्तिकेन मुरली के द्वारा, जो तमिलनाडु का लड़का आपको दिख रहा है ना, इसके द्वारा। मैं नॉर्वे के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं। नॉर्वे इज इन यूरोपियन कंट्री। कहाँ की कंट्री बेटा? ये यूरोप का एक देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का। ये यूरोप की एक कंट्री है। और नॉर्वे के बारे में एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, इसको मिडनाइट सन कंट्री बोलते हैं। मिडनाइट सन कंट्री, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश। क्यों भाई? क्योंकि मध्य रात्रि में लगभग 12-1 बजे यहाँ पर सूर्य कुछ समय के लिए निकलता है, इसीलिए इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश हम बोलते हैं, मिडनाइट सन कंट्री बोलते हैं, है ना। क्योंकि बेटा ये आर्कटिक जोन में है, ऊपर है, और ये इसका जो सर्कल है ये घूम कर जल्दी से सूर्य के सामने आ जाता है, क्योंकि ये जो घूमता है ऊपर से, जो सूर्य का सर्कल होता है आर्कटिक जोन से, वो सर्कल छोटा है, जबकि इक्वेटर वाला हमारा जो सर्कल है, इक्वेटर लाइन है, वही एक सर्कल है जो कि बहुत बड़ा है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, या जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो वहां पर जो सर्कल बनेंगे उनकी जो दूरी है वो कम होती जाएगी, है ना। तो वो सूर्य के सामने जल्दी से घूम के आ जाते हैं, इसलिए नॉर्वे जल्दी से सूर्य के जल्दी से घूमने के बाद जल्दी से वो घूमकर सूर्य के सामने फिर से आ जाता है, इसलिए वहां पर रात को सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उसको मिडनाइट सन कंट्री बोलते हैं। सनसेट कंट्री किसको बोलते हैं? वो भी यूरोप का एक देश है। सनसेट कंट्री किसको बोलते हैं? वो भी यूरोप का एक देश है बेटा।
किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को बोलते हैं। इंग्लैंड को आप कह सकते हो, ब्रिटेन को कह सकते हो, ठीक है ना। यूरोप का कौन सा है सनसेट कंट्री? ब्रिटेन, ओके। और एशिया में है सनराइज कंट्री, कौन सा? जापान। सनराइज कंट्री एशिया में जापान, सनसेट कंट्री यूरोप के अंदर इंग्लैंड, है ना। और मिडनाइट सन कंट्री कौन सा होगा? वो होगा नॉर्वे, है ना। नॉर्वे का मैं पॉइंट आपको एक और बता दूं, नॉर्वे की जो संसद है बेटा, या फिर नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वहां से मिलता है शांति का नोबेल प्राइज। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे कंट्री देती है। उसकी जो पार्लियामेंट है स्टर्टिंग, कैपिटल कौन सी है? ओस्लो, स्टर्टिंग उसकी संसद भवन है, उसका नाम है स्टर्टिंग पार्लियामेंट, और कैपिटल है ओस्लो, जहां से शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। शांति का सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज दिया गया है रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि स्विट्जरलैंड की है ना। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा बार उसको शांति का पीस पुरस्कार दिया है नॉर्वे के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन को क्या नाम दिया गया? भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन को क्या नाम दिया गया? देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था कि ये रैपिड जो ट्रेन है ये कहां पर स्टार्ट कर दी गई बेटा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से इसकी स्टार्टिंग कर दी गई है ना। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अब नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया बेटा? नमो भारत, नवदुर्गा, वंदे भारत, इंद्रजाल। क्या नाम दिया इसको? इसको नाम दिया बेटा नमो भारत। इसको नमो भारत नाम दे दिया मोदी जी ने, जिसकी स्पीड बताई जाती है कितनी? 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी भैया, है ना। बड़ी तेज चलेगी, 180 किलोमीटर की पर स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी नमो भारत उत्तर प्रदेश में, ओके। अभी सबसे तेज चलने वाली हमारे देश में होंगी, कौन सी होंगी? वंदे भारत होगी, गतिमान एक्सप्रेस होगी। 2 ट्रेन बहुत तेज गति से चलती हैं। वंदे भारत अभी बहुत जगह चलाई जा रही है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना। और आगे बढ़े तो देश की पहली मेट्रो के बारे में बात करूं मैं। फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया। देश में पहली मेट्रो कब चली बेटा? देश में पहली मेट्रो चली थी कब? ये चली थी 1984। किधर? कलकत्ता में, है ना। दिल्ली मेट्रो कब चली बेटा? ये चली थी 25 दिसंबर 2002 में। 25 दिसंबर 2002 में चली थी देश की दिल्ली की जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हरी झंडी इसको दिखलाई थी अपने जन्मदिवस के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को आता है ना। और 25 दिसंबर को अपने जन्मदिवस के ऊपर उन्होंने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कर दी थी 30 हजारी से शाहदरा तक। देश की पहली मेट्रो दमदम से टोलीगंज चली थी 1984 में, जो कि कलकत्ता मेट्रो है। 1984 में कलकत्ता में ये अंडरग्राउंड मेट्रो बताई जाती है ना। देश में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत बेटा कब हुई थी? 1963 में। कहां पर? लंदन में। ये वर्ल्ड की पहली मेट्रो थी। 1963 में लंदन में चली थी, है ना। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो कहां चलती? फिलहाल वो चलती है शंघाई, चाइना में। लॉन्गेस्ट रूट है उसका, लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रेन रूट का किधर होगा? शंघाई का होगा, चाइना में होगा, है ना। वर्ल्ड की पहली मेट्रो लंदन में चली थी। देश की पहली मेट्रो कलकत्ता में चली थी। दिल्ली मेट्रो 2002 25 दिसंबर में चली थी, है ना। अभी रैपिड ट्रेन चलाई है, नमो भारत नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है, उसके द्वारा मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इनको। हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड? तो बेटा ये अवार्ड अभी दिया जाएगा। ये जो लड़की का चित्र आपको दिख रहा है ना, जो महिला का चित्र दिख रहा है, इनका नाम है महसा अमीनी। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा बेटा, जिनकी पिछले साल ही सितंबर 2022 में इनकी डेथ हो चुकी है। ईरान के अंदर देखो बेटा, ईरान के अंदर जो हेड स्कार्फ पहना जाता है, जो बुर्का वगैरह पहना जाता है, मुंह को छिपाने के लिए हेड स्कार्फ पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने इस जो महिला है, ये जो महसा अमीनी, इन्होंने विरोध किया और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई ईरान के द्वारा।
तो ईरानियों ने इनको गिरफ्तार किया, जहां जेल में ही इनकी डेथ हुई सितंबर 2022 में, है ना। अपने जो गुनाह हैं वो इन लोगों को दिखते नहीं है ना, दूसरे के काम में इनको घुसना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नरगिस मोहम्मदी को अब की बार का पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। बेटा नरगिस मोहम्मदी, ये जो महिला है ये अभी ईरान के अंदर जेल में बंद है ना। ये जो कंट्री है बेटा, दूसरे के पड्डे में पांव घुसाती हैं, अपना इनको दिखता नहीं है। नरगिस मोहम्मदी ने वहां पर महिलाओं के लिए आवाज उठाई ईरान के अंदर, तो उनको जेल में उठा के डाल दिया। 31 साल की सजा दी गई है, 154 कोड़े की सजा दी गई है, 154 कोड़े हंटर लगाए जाएंगे इनको, है ना। और ये कमाल की बात है, वहीं की महिलाओं के लिए आवाज उठाना क्या गलत बात है ना। इसलिए इनको अब की बार बेटा, इनका जो जीवन है संघर्ष से भरा है। 51 साल की महिला पिछले 7 साल से अपने बच्चों से तक मिली नहीं है ये नरगिस मोहम्मदी। इसलिए इनका जीवन संघर्ष देखते हुए, महिलाओं के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए इनका संघर्ष देखते हुए इनको पीस का नोबेल प्राइज अब की बार दिया जाएगा। दिसंबर में घोषणा कर दी गई है, अक्टूबर में। नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, और जो कि ईरान के अंदर जेल में बंद है। अभी ये जो महिला है महसा अमीनी, इन्होंने भी महिलाओं के लिए जो बुर्का पहना जाता है, जो हेड स्कार्फ पहना जाता है, उसके विरुद्ध की नहीं पहनेंगी, गलत बात है, इसलिए इनको भी जेल में डाला। वहीं पिछले साल इनकी जेल में ही डेथ हुई, है ना। तो कमाल की बात है, कुछ महिलाएं समाज के लिए आवाज उठाती है, उनको फिर जेल में डाल दिया जाता है। ओके, अपना कानून थोपना होता है, तो ये ऐसा ईरान के अंदर देखने को आपको काफी जगह मिलेगा। और ये आवाज उठा रहे हैं हम्मास के समर्थन में। हम्मास क्या है बेटा? हम्मास है हम्मास जो कि गाजा पट्टी में एक प्रकार से आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीन का करें कोई दिक्कत नहीं है, फिलिस्तीन एक कंट्री है, ठीक है, वो उनकी आपस की बात है, फिलिस्तीन की बात है, और जो इजराइल है उनकी बात है। रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप हटा दो, आपस में लड़ाई करो, आपको अगर इतना ही लड़ाई का शौक है तो। हम्मास उनको मारता है, आतंकवादी संगठन है, और वो गाजा पट्टी पर बम गिराते हैं। उसमें हम्मास के साथ साथ जो फिलिस्तीन के जो आदमी हैं, बच्चे बूढ़े, सब के सब मारे जा रहे हैं। कितना अत्याचार वहां पर हो रहा है। अभी वहां पर हॉस्पिटल में बम गिरे हैं, है ना, इतने सारे बच्चों की डेथ हुई है। फिलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। हम्मास के जो सच में जो क्रिमिनल हैं वो तो फिर भी बच जाते हैं, कहीं सुरंगों में घुस गए, कहीं कहां घुस गए, है ना। लेकिन अभी ऐसे ही आतंकवादी संगठनों का जो साथ दे रहे हैं वो ऐसे ही ईरान जैसे देश हैं, ठीक है। अब अपने देश में तो ये देख नहीं रहे हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो ये दो महिलाएं जो मैंने आपको बताया, नरगिस मोहम्मदी, महसा अमीनी, जीते जागते उदाहरण है आपके पास। महसा अमीनी बेटा पिछले साल इनका देहांत हो गया। उनको यह यूरोपीय संघ के शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। ये ह्यूमन राइट्स अवार्ड है बेटा, जो कि यूरोपियन यूनियन का है, इनको सम्मानित किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑपरेशन चक्कर सेकंड किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन चक्कर सेकंड चलाया जा रहा है बेटा सीबीआई के द्वारा, है ना। जो सेंट्रल ब्यूरो जो अपना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है अपना, जो सीबीआई है, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, है ना। हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस है दिल्ली में। इसके हेड कौन है बेटा? परवीन सूद। इसके हेड कौन है फिलहाल? परवीन सूद। परवीन सूद इसके हेड हैं। हेड ऑफिस दिल्ली में है, स्थापना 1963 में हुई। अभी सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्कर स्टार्ट कर दिया गया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। अभी जो साइबर क्राइम है जो स्टार्ट हो रखा है ना, जो साइबर क्राइम ने जो तबाही मचा रखी भारत के अंदर, देखो जितनी फैसिलिटीज बढ़ी हैं, जितनी डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, लेन देन, पैसे का लेन देन इतना इजी हो गया, उतना इसका नुकसान भी होता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गया, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसा कि किसी ने कोई क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, जिसका किसी का कोई क्रेडिट कार्ड है ना, वो उसकी जेब में ही है। जैसा कि किसी का कोई डेबिट कार्ड है, वो जेब में है, लेकिन उससे शॉपिंग हो रही है, उसको पता नहीं चलता। जाके देखता है बैंक में तो पता चलता है इतना सारा, इतना सब कुछ उससे निकल गया। मैसेज आता है तब उसको पता चलता है कि इतनी इतनी शॉपिंग होगी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। वहाँ वो जाता है FIR कटवाने, लेकिन बैंक वाले तो बोलते हैं हमें क्या मिला, हमारे पास तो सबूत नहीं है। कोई क्या सबूत आपके पास की शॉपिंग आपने नहीं की, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। वो बोलता है शॉपिंग मैंने नहीं की, लेकिन फिर भी उसके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हुई है, किधर भी किसी ने फ्रॉड किया
है ना। ऐसे मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी, एडवाइजरी जारी भी कर रखी है, जिसने कुछ ऐसा नहीं किया तो 24 घंटे में वो अपनी FIR दर्ज कराए और उस नंबर पर कॉल करे, है ना। ये नंबर उन्होंने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। तो CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्कर अभी स्टार्ट कर दिया गया साइबर क्राइम के अगेंस्ट। ओके, ध्यान रहेगा। CBI के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। 1963 में 1963 में रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या नाम है इसका, गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई दिल्ली में, है ना। दिल्ली में हेड ऑफिस होगा। इसके हेड है कौन? परवीन सूद। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? हाल ही में रिसेंटली व्हेन इज पुलिस कॉमेमोरेशन डे सेलिब्रेटेड। तो बेटा कब मनाया गया? अभी ये 21 अक्टूबर को ये मनाया गया है। 21 अक्टूबर को ये मनाया गया है बेटा। देखो ये जो पुलिस है ना, कुछ हमारी जो पुलिस है, देखो साधारण एक तो है हमारी जो स्टेट पुलिस होती है, वो एक होती है अपना रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ना। रिजर्व पुलिस फोर्स भी तो होती है जो कि अपने देश में अपनी, जो कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में कभी कभी जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको वहां पर भेजा जाता है। ऐसा ही एक कारनामा हुआ था, ऐसा ही एक घटना घटी थी। कब की बात है? इन 1959, 21 अक्टूबर की बात है। 21 अक्टूबर इन 1959 को लद्दाख में ये सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स होती है, इसके जवान थे 10। इसके 10 जवान थे जिन्होंने, चाइना ने अटैक कर दिया, चोरी छिपकर चाइना ने लद्दाख से अटैक किया था, लद्दाख के वहीं से अटैक किया था उन्होंने। लद्दाख में ये जवान थे, इन्होंने डटकर सामना किया था। चीनी जो हथियारों से लैस थे, ऐसे जो ऑटोमेटिक हथियार है, मशीन गन है उनके पास, उनका सामना इन 10 जवानों ने किया था और ये उनका सामना करते हुए, लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। कब की बात है? 1969 की बात है और दिन था 21 अक्टूबर। इसलिए 21 अक्टूबर को बेटा पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको थोड़ा सा लद्दाख के बारे में बात बताऊं। लद्दाख के बारे में कई बार बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। लद्दाख के अंदर बेटा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, जहां का जो फेमस एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड यहाँ मेन है हेमिस नेशनल पार्क में, है ना। यहाँ पर हेमिस थिक से यहाँ पर एक जश्न मनाया जाता है, फेस्टिवल भी होता है ना। भारत का कोल्ड डेजर्ट लद्दाख को बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार भी लद्दाख को कहा जाता है। ओके, लद्दाख ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लद्दाख क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लद्दाख में सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची सड़क यहां से जाती है, लेह टू मनाली। कौन से नेशनल हाईवे पर है? लेह टू मनाली भारत की सबसे ऊंची सड़क है, जो कि NH1D पर है। NH1D पर लेह टू मनाली ये भारत की नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, लेह टू मनाली राजमार्ग, है ना। ये कौन से हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 1D पर है, लद्दाख के अंदर बेटा। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन यहां देखने को आपको मिलते हैं। इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं लद्दाख के अंदर। भारत में सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र भी यही होगा। भारत में सबसे कम वर्षा भी यही होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर, लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है पर ईयर। ओके, चलो चलते हैं। अभी इसके बाद जैसलमेर में कम बारिश होती है, सबसे कम लद्दाख में, फिर जैसलमेर में लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल होता है। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए भारत ने किस देश के साथ MQ-31 9B ड्रोन के लिए फरवरी 2024 तक समझौता करने का फैसला किया है ना। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर MQ-31 9B फरवरी 2024। तो बेटा ये अमेरिका के साथ अभी समझौता कर लिया गया है। 2024 तक इस पे पूरी तरह से इसको साइन कर लिया जाएगा, है ना। ये जो 9B ड्रोन है बेटा, ये जो 9B ड्रोन है ये अब खरीदेंगे, लगभग ये 31 ड्रोन हम खरीदेंगे। किससे? अमेरिका से खरीदेंगे, जिनकी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी 2027 से। जिनकी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी 2027 से। क्या आप मुझे बता सकते हो अमेरिका से हमने और क्या खरीदा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो मैं आपको बता दूं। चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर वगैरह हमने अमेरिका से खरीदे थे। क्या खरीदे थे? चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से खरीदे थे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनूक क्या है वहां पर?
चिनूक वहाँ की एक लोकल विंड है, चिनूक वहाँ की लोकल विंड है ना। चिनूक इज ए लोकल विंड, लोकल ड्राई एंड डस्टी विंड। कहाँ की? अमेरिका की। कहाँ की बेटा? अमेरिका की। अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा का नाम है चिनूक। उसी के नाम से इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर वगैरह वहां पर तैयार किए और वही हेलीकॉप्टर वगैरह हमने वहां से खरीदे थे, चिनूक नाम के। अभी हम वहां से 9B ड्रोन वहां से खरीदेंगे जिनकी सप्लाई 2027 से शुरू हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल का संबंध कौन से देश से है जो अभी हाल ही में चर्चा में है? ये रहा बेटा जो आजकल न्यूज में है। बेटा आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये जो गाजा का हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल का नाम है अल अहली बैप्टिस्ट, अल अहली बैप्टिस्ट, ठीक है, ये है बैप्टिस्ट, अल अहली बैप्टिस्ट, ये हॉस्पिटल का नाम है बेटा। कहाँ का हॉस्पिटल है? गाजा हॉस्पिटल है ये, गाजा का। ये जो गाजा है, देखो इस हॉस्पिटल में अभी बमबारी की गई है ना, जहां पर बहुत सारे निर्दोषों की जान गई है गाजा के अंदर। और इसका जो इल्जाम है, गाजा का जो हम्मास संगठन है ना, सब कुछ किया धरा इस हम्मास का, ही आतंकवादी संगठन है ना। दो देशों के बीच में वार होती है, जंग होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप छिपकर आतंकवादी के जैसा हमला करते हो ना किसी भी देश में, बिना बताए अचानक से। जब इजराइल वहां पर फंक्शन अपना जश्न में मशहूर थे, वहां पर निहत्थे थे आदमियों पर जब आपने अटैक किया, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। हाँ, आप वॉर डिक्लेयर करो, हिम्मत है तो वॉर डिक्लेयर करो और तब लड़ाई करो, तब कोई ऐसे नहीं करेगा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आतंकवादी हमला करेंगे तो फिर दिक्कत है। हम्मास के द्वारा बेटा, हम्मास ने इस हमले का जो आरोप है वो लगाया इजराइल पर, क्योंकि बेटा किसी भी देश में देखो कहीं पर भी वॉर भी डिक्लेयर कर दिए, तब भी हम किसी भी देश के हॉस्पिटल्स के ऊपर हम ऐसा अटैक नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं वॉर क्राइम, इसको वॉर क्राइम बोलते हैं बेटा। और इसके बारे में तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां भी सुनवाई होती है कि आपने हॉस्पिटल जैसी जो संस्थाएं हैं वहां पर बमबारी क्यों की गई है, क्योंकि वहां पर जो जख्मी होते हैं, जिनका इलाज चला हुआ था, वो वहां पर बचाव के लिए लिए जाते हैं और उस पर तुमने बम गिराए हैं, है ना। तो हम्मास ने इसका इल्जाम लगा दिया है किस पर? इजराइल पर। और इजराइल ने इसका इल्जाम लगाया। इजराइल ने बेटा क्या बोला? इजराइल ने बोला इसकी यहां पर हमने कुछ भी नहीं किया, ये इस्लामिक जिहादी संगठन है जिसने ऐसा किया। इस इजराइल ने बेटा एक वीडियो पेश की है जिसमें साफ तौर पे दिखा रखा है कि इजराइल ने यहां पर अटैक नहीं किया, हॉस्पिटल के ऊपर यहां पर अटैक नहीं किया। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो इजराइल का काम इसमें नहीं लग रहा, जैसा कि उसने एक वीडियो जारी की है और उसने बताया कि जो जिहादी संगठन है, जो इस्लामिक जिहादी संगठन है, उसने यहां पर हमला कराया है ताकि जो युद्ध है और भी ऐसा हो जाए, पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाए एक प्रकार से, है ना। लेकिन यहां पर देखने की आवश्यकता है क्या, यहां पर पुतिन जो है, रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है, उन्होंने बेटा सबूत मांगे हैं। उन्होंने बोला प्रूफ क्या है कि इजराइल ने किया है ना, प्रूफ दिखाइए हमें। इजराइल ने तो एक वीडियो जारी करके दिखाया, देखो हमने नहीं किया, ये हमला इसके द्वारा हुआ है। सैटेलाइट के द्वारा पिक्चरें जो आई हैं वो पेश की गई हैं। उन्होंने बोला हमने हॉस्पिटल पर यहां बमबारी नहीं की। तो बेटा ये अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल है जहां पर अभी बमबारी हुई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। ये गाजा पट्टी का हॉस्पिटल है, ठीक है। मैं यहां पर इस चित्र में आपको गाजा पट्टी दिखाऊं। देखो बेटा, मैं जहां से अपना पेन चला रहा हूं, मार्कर चला रहा हूं, आप देखो ये गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी, सॉरी ये पूरा का पूरा मैं इजराइल आपको दिखा रहा हूं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें, ये इजराइल है। देखिए मेरा पेन चल रहा है, ये इजराइल है पूरा। इस इजराइल में यहां पर आपको एक एरिया दिख रहा है बेटा वेस्ट बैंक, ये रहा। यहां पर एक एरिया आपको दिख रहा है वेस्ट बैंक, दिख रहा है, ये एरिया है वेस्ट बैंक। और इधर से एक छोटा सी पट्टी आपको दिख रही, ये रही, ये छोटी सी पट्टी, ये है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक। ये फिलिस्तीन है, ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन है ना। ये फिलिस्तीन, यही फिलिस्तीन कहा जाता है ना। तो ये गाजा पट्टी है, यहां पर हॉस्पिटल था, यहां पर बमबारी हुई है गाजा पट्टी में। ये आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। यहां पर इजिप्ट कंट्री आपको दिखाई दे रही है ना। यहां पर जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है, सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, ये सारे के सारे देश इसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका संबंध है बेटा किससे? गाजा का हॉस्पिटल है ये, अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल है गाजा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य हाल ही में रख दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम चंद्रमा पर अपना आदमी भी भेजेंगे। भाई चंद्रयान 3 तो हमने लैंड करा दिया, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी चंद्रयान 3 की, है ना, लेकिन हम 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भी भेजेंगे भाई, अंतरिक्ष यात्री भी भेजेंगे, है ना, आदमी भी भेजा जाएगा 2040 तक। कमाल की बात है, इतना आगे इंडिया बढ़ चुका है, पूरे वर्ल्ड को भरोसा है कि इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा देश है अभी तक बेटा जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर, अभी जैसे मान लो ये चंद्रमा है और इसका ये है नॉर्थ पोल और इसका ये है यहाँ पर साउथ पोल, तो साउथ पोल पर यहाँ पर लैंडिंग कराने वाला, यहाँ पर जो है स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराने वाला कौन सा देश है? सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए पूरे वर्ल्ड को ये यकीन हो चुका है कि इंडिया कुछ भी ऐसा कारनामा कर सकता है, क्योंकि इंडिया सबसे पहला ऐसा देश बना जो कि साउथ पोल पर पहुंचा है चंद्रयान 3 के द्वारा। मैं थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में बताऊं। हमारा जो रोवर का नाम क्या था बेटा? चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। जो लैंडर था उसका नाम क्या था बेटा? लैंडर का नाम था विक्रम। मैंने पहले भी बताया, फिर से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मैं चांद के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, सुनिए ध्यान से। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा बेटा? चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो बताया जाता है वो है मॉन्स ह्यूजेन। मॉन्स ह्यूजेन, ये चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया जाता है, मॉन्स ह्यूजेंस। ये चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया जाता है, जिसकी ऊंचाई 5.5 किलोमीटर है। इतना ऊंचा है, 5.5 किलोमीटर है। यहाँ पर सबसे बड़ा ऊंचा जो क्रेटर है, सबसे बड़ा जो क्रेटर बताया जाता है वो लीबनिट्ज़ है बेटा। लीब देखो यहाँ लिखता हूँ, लीबनिट्ज़ भी एक पर्वत था, लेकिन अब ये क्रेटर में बदल चुका, क्रेटर हो चुका है। यहाँ पर क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होता है जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो लीबनिट्ज़ बेटा यहाँ पर क्रेटर है बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पर ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो बेटा मॉन्स ह्यूजेंस, HUYGENS, मॉन्स ह्यूजेंस सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है चांद पर। चंद्रमा पृथ्वी का रोटेशन यानी पृथ्वी का एक चक्कर कब लगाता है? रोटेशन बोले तो अपनी ध्रुव के अपने एक्सेस पर घूमना रोटेशन, और एक होता है रेवोल्यूशन। यानी रोटेशन बोले तो घूर्णन और रेवोल्यूशन बोले तो परिक्रमण। दोनों का दोनों सेम टाइमिंग होता है बेटा, लगभग 27 दिन। 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर भी लगा लेता है, और चंद्रमा इतने ही दिन में, इतने ही समय में अपने एक्सेस पर, अपनी धुरी पर भी घूम लेता है। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, और अपनी धुरी पर भी पूरा का पूरा 27 दिन 8 घंटे में वो घूम जाता है। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, सुनिए। चंद्रमा का रोटेशन बोले तो बेटा घूर्णन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? घूर्णन। और एक होता है रेवोल्यूशन बोले तो प्रीकर्मण, है ना। इन दोनों का सेम टाइम है 27 दिन और 8 घंटे लगभग। इतने ही समय में ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, अपने एक्सेस पर भी और पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है ना। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 2040 तक हम चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भी भेजेंगे बेटा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अभी घोषणा कर दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश के सबसे ऊंचे झंडे का अनावरण कौन से राज्य में किया गया? ये देश का सबसे ऊंचा झंडा फहरा दिया गया बेटा। देश का सबसे ऊंचा झंडा फहरा दिया गया पंजाब के अंदर। लगभग 418 फीट ऊंचा ये बताया जाता है, लगभग 418 फीट ऊंचा झंडा बताया जाता है पंजाब के अमृतसर में, अटारी बॉर्डर पर। पंजाब के अमृतसर में अटारी पर, अटारी क्षेत्र अमृतसर, ठीक है। यहां पर
यहां पर जो केंद्रीय अपने जो मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा पंजाब के अटारी में देश का सबसे ऊंचा झंडा जो है उसका अनावरण कर दिया गया है ना। अमृतसर अटारी क्षेत्र में ये किया गया है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवात तेज कौन से सागर में उत्पन्न हो रहा है? ये साइक्लोन है बेटा, साइक्लोन चक्रवात। सुनिए, देखो अभी इसकी जो स्पीड के कारण, इसकी तेजी के कारण इसका नाम तेज रख दिया गया है। ठीक है ना, ये अरेबियन सी में जनरेट हो रहा है बेटा, अरब सागर में ये बन रहा है। और कल के दिन, संडे के दिन यानी 22 अक्टूबर के दिन ये यहाँ पर पूरी तरह से अपने तांडव दिखा सकता है। और ये गुजरात महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र गुजरात के इधर यहाँ पर भी इसका प्रभाव हो सकता है ये यमन, अपना जो यमन कंट्री है, जो अपना यमन कंट्री जो कि रेड सागर के पास है, रेड सी के पास है, लाल सागर के पास है, वहाँ भी ये इसका असर हो सकता है ना। तो ये कहाँ पर जनरेट होगा बेटा? अरेबियन सी में, अरब सागर में। और बेटा ये देश का दूसरा चक्रवात है जो अभी अरब सागर में बनेगा। इससे पहले कौन सा वहां पर बना था? बिपरजोय, है ना। बिपरजोय का नाम बांग्लादेश ने रखा था। इस तेज चक्रवात का नाम किसने रखा बेटा? भारत ने। तेज चक्रवात का नाम किसने रखा है? भारत ने इसका नाम रखा है बेटा। ठीक है, चक्रवात है ना। इससे पहले जो चक्रवात बना था वो था बिपरजोय, बांग्लादेश ने नाम रखा था, भारत ने नाम रखा है तेज। ये कहाँ बनेगा? अरेबियन सी में बनेगा। इसलिए अरब सागर में जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वहां पर अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओके, चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए दबा के। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।